वो एंटासिड एक टैबलेट होती है वो ले। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। इन चीज़ों से हमारा लिवर सिर्फ डैमेज होगा। ग्रीन टी से यूजुअली और एसिडिटी वर्सन होती है। कि हम 2 बिस्किट के साथ चाय पी रहे हैं तो वो खाली पेट नहीं है। एक्चुअली वो भी खाली पेट ही है। सिर्फ 6 कप चाय पी रहे हैं हम, सिर्फ 6 कप। कॉन्स्टिपेशन। वॉशरूम में आधा घंटा नहीं स्पेंड करना है। अपना मोबाइल लेके जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन रीजन। सुबह ही फ्रेश होना कितना ज़रूरी है? नॉट वेरी नेसेसरी। या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए? ओनली अ इंस्टाग्राम कंसेप्ट। हम हमेशा सुनते हैं कि किसी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, पर ये नहीं पूछते कि भाई दिल तो आपने पेट से जीत लिया, पर पेट को कैसे जीतोगे? हम अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारी गट फीलिंग क्या है। गट यानी पेट। पेट पर इतना भरोसा कि गट फीलिंग की बातें करते हैं, लेकिन रोजाना की लाइफ में पेट पर भरोसा क्यों नहीं करते? पेट की याद तब क्यों आती है जब उसमें दर्द उठता है? वेलकम टू सेहत टॉक्स और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गोयल। आज के एपिसोड में मैं आपके हर पेट दर्द की दवा लेकर आई हूं। मेरे साथ हैं यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद के सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर ध्रुवकांत मिश्रा। डॉक्टर साहब दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से भी जुड़े रहे हैं। तो वेलकम टू सेहत टॉक्स डॉक्टर। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर, सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अगर हम एक कॉमन मैन की भाषा में जानना चाहें तो व्हाट इज़ गट? एंड गट को हमारा सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? कि अगर हमारा गट ठीक है और हमारा हाजमा ठीक है, पेट ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ऐसा क्यों है? गट मैम वेरी सिंपली पुट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। मतलब जब हम अपने माउथ की, खाने की नली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन चीज़ों की बात करते हैं जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स कंबाइंड इज कॉल्ड द गट। गट को हम सेकंड ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक उसमें खुद के बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड सेकेंडली क्योंकि वो अपने खुद के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। एक इकलौता ऐसा ऑर्गन जिसको हर बार ब्रेन और स्पाइन की ज़रूरत नहीं है, अपने बेसिक फंक्शंस को वो खुद से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड ब्रेन। एक्चुअली मैंने देखा है, कई बार लोगों से सुना भी है कि जब हमें एंजाइटी होती है ना, या तो हमको लूज मोशन हो जाते हैं या हम कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, बहुत घबराए हुए फील करते हैं, तो क्या ये जो कनेक्शन है ये गट और ब्रेन के कनेक्शन की वजह से होता है? बिल्कुल मैम, एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका एक मेडिकल टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। गट ब्रेन मतलब इंटेस्टाइन एंड ब्रेन, एंड एक्सेस मतलब एक कनेक्शन। ये कोई विजिबल नर्व या फाइबर नहीं है, बट इन दोनों के बीच का एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। मतलब कि ब्रेन जितना वर्क करता है, जितना ओवर एक्टिव होता है, कई बार उतना ही हमारी गट ओवर फंक्शन करती है। तो बहुत लोगों में जो कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एंग्जाइटी बहुत है, किसी का एग्जाम है, किसी का जॉब इंटरव्यू है, तो यू विल फाइंड कि उनको ब्लू स्टूल्स हो रहे हैं, बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है। कुछ लोगों में बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ दिस गट ब्रेन एक्सिस। तो एक्टिविटी गट की है लेकिन कंट्रोल ब्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा है उस पर। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको एंजाइटी की वजह से आपको लूजेस हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं? राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू गेट डायग्नोज्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी और वजह से डायरिया हो रहा है, किसी और वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कोई और ऑर्गेनिक डिजीज़ है, बट उन्होंने गूगल पे सर्च कर लिया, उन्होंने खुद से कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख ली, विदाउट गेटिंग अ फॉर्मल डायग्नोसिस, विदाउट मीटिंग एनी डॉक्टर, वो खुद को डायग्नोज कर लेते हैं कि मुझे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मुझे एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगते हैं। शायद लाइफस्टाइल या आप कुछ और वजह भी बता सकते हो। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, और पूरे दिन आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, आपको लगेगा कि आपका पेट फूला ही हुआ है। तो ये सब क्यों होता है? ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों गई आज? राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हम एडल्ट्स में भी देख रहे हैं, बच्चों में भी देख रहे हैं हम। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। यूजुअली दिस हैपन्स बिकॉज देयर इज अ स्वेलिंग इनसाइड द स्टमक। जो पेट के अंदर की जो म्यूकोजा है, जो त्वचा है, वो थोड़ी सूजी हुई है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये एसिड ज़्यादा बनने की या एसिड ज़्यादा देर तक रुकने की, स्टैसिस की वजह से हो सकता है। छोटी आंत में अगर हमारा बैक्टीरिया का कंटेंट बढ़ जाए, यानी कि खराब बैक्टीरिया कम हो जाए और अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा उससे भी ज़्यादा कम हो जाए, या दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस हो जाए, खराब बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम, स्पेशली ब्लोटिंग, होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लिवर के डिसऑर्डर्स हैं वो भी बहुत लोगों में ब्लोटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज कराते हैं, जैसे कि फैटी लिवर। फैटी लिवर इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। उसका एक प्रिडोमिनेंट और कॉमन सिम्टम है ब्लोटिंग। तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द स्टमक, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड बिकॉज ऑफ द लिवर ऑल्सो। तो जैसे हम लोग पहले सुनते थे कि
किसी एक एज में आने के बाद लाइक मे बी 30, 35 और 40, इसके एज के बाद हम लोगों को ब्लोटिंग होती थी या फिर गट से रिलेटेड इश्यूज होते थे। आजकल जो जेनजी है हम उनमें भी सुनते हैं कि भाई हमें तो ब्लोटेड फील करते हैं, हमें इंडाइजेशन हो रहा है। तो ये सब क्यों है? सो मैम वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर 10 years old, 12 years old जिनको बच्चों में भी बहुत कॉमन, जिनको सीवियर एसिडिटी है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ब्लोटिंग है, डिस्पेप्सिया, वो कहने खाना खाने के बाद पेट एकदम फूल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस। एक हमारा खाना, द क्वालिटी ऑफ फूड, द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड, हम सारा प्री पैकेज्ड, प्री मेड, फ्राइड, सुपर फ्राइड फूड कर रहे हैं। चिल्ड्रन इवन इन टुडेज डेट आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, उससे वो चीज़ और वर्सन होती है। अगेन बच्चों में फैटी लिवर बहुत कॉमन है। वी सी अ ह्यूज, बहुत वी सी अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर बिलो द एज ऑफ 15 जिनमें फैटी लिवर ग्रेड 2 इवन ग्रेड 3 तक जा रहा है। बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो पूरे दिन फ़ोन पे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड खा रहे हैं। ऑल ऑफ दीज रीजंस कॉज एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस, एंड बच्चों को एपेटाइट नहीं है, वो खाना नहीं खा पा रहे, खाते ही लगता है कि या तो वॉमिटिंग हो जाएगी या पेट फूलने लगता है उनका। और एसिड रिफ्लक्स भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सो एसिड रिफ्लक्स इज नथिंग बस जो एसिड हमारे स्टमक में है, जिसको आगे इंटेस्टाइन की तरफ जाना चाहिए, वो आगे ना जाके बार बार ऊपर खाने की नली की तरफ आ रहा है। वहाँ स्टक हो गया बेसिकली इट इज कमिंग बैक अप, वो पीछे की तरफ आ रहा है रादर देन आगे इंटेस्टाइन की तरफ जाए। तो जब हम बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, एसिड ज़्यादा बन रहा है, दैट स्टमक इज इन्फ्लेम्ड, और वो बार बार ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ आता है। तो हमें लगता है कि मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, फूड इज़ कमिंग बैक अप, हमें जलन हो रही है, खाना स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एसिड रिफ्लक्स के ही साइंस हैं। तो अगर आप एक आसान सी भाषा में समझा सकें जी कि एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और ब्लोटिंग, इनमें डिफरेंस क्या है? वेरी गुड। तो ये तीनों एक ही सिमिलर डिजीज़ के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। एसिडिटी जो हम साधारण भाषा में जिसको समझते हैं, इसकी पेट में जलन हो रही है या चुभन जैसा लग रहा है, पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है, दैट इज़ एसिडिटी। पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगा पर उनको ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं होंगे। जो एसिड की वजह से डैमेज हो रहा है स्टमक में, उसके सिम्टम्स उनको ज़्यादा आएंगे, जिनमें से कि एक है ब्लोटिंग। कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, वही एसिड स्टमक से खाने की नली में बार बार ऊपर आने लगता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ एसिडिटी। अगेन जब पेट में अंदर छोटे सूजन है, छाला है, अल्सर्स हैं, तो ब्लोटिंग होती है, पेट हमारा बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, खाना खाया इमीडिएटली लगता है कि हमें डिस्टेंशन हो रहा है। प्रोसेस सेम है, सिमिलर है, उसके मैनिफेस्टेशंस एसिडिटी भी हैं, रिफ्लक्स भी है और ब्लोटिंग भी है। और एक और बड़ी कॉमन चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। जी, आप हर दूसरे तीसरे बंदे, क्योंकि आप तो आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे इस तरीके के, तो ये क्यों होती है? क्या मॉडर्न और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या फिर एक और रीज़न है आजकल मेरे ख्याल से कि लोग जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वो अपना मोबाइल लेके जाते हैं, तो क्या ये एक रीज़न ये भी है? दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन रीज़न, स्पेशली इन चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल आदत ऐसे हो गई है कि जब तक बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं होता वो वॉशरूम यूज़ करने नहीं जाते। एडल्ट्स में इट इज़ अ बैड हैबिट, बट इन चिल्ड्रन इट इज़ अ वेरी वेरी बैड हैबिट। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स में वी हैव दैट कोऑर्डिनेशन, हमें पता है कि हम पॉट पे बैठे हैं, हमें वॉशरूम यूज़ करना है, हम मसल्स को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, स्टूल विल कम आउट। बच्चों में वो कोऑर्डिनेशन डेवलप थोड़ा लेट होता है। व्हेन दे आर वेरी यंग, वो 8 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनका सारा ध्यान फ़ोन पे है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि स्टूल पास करना है, स्टूल हुआ कि नहीं हुआ, क्या खुल के अच्छी अमाउंट में नॉर्मल जितना स्टूल होना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ। वो थोड़ा बहुत स्टूल पास करते हैं इन अ स्मॉल अमाउंट, दे थिंक कि बॉवल क्लियर हो गया, एंड देन दे कम आउट। वो स्टूल अंदर रुका रहता है और फिर आगे चल के वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्या आप बताएंगे चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स फॉलो कर पाएँ? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैम इज़ आर वाटर इनटेक, स्पेशली इन विंटर्स। हम विंटर्स में देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम ध्यान ना दें अपने वाटर इनटेक पे, हम यूजुअली 1-1.5 लीटर पानी पी के रुक जाते हैं, whereas we should be drinking somewhere around 2.5, 3 liters for a normal individual. That is one. Second, winters में हमारा एक्सरसाइज बहुत कम हो जाता है, हम घर से बाहर नहीं जाते, ठंड है वगैरह वगैरह, वी डोंट एक्सरसाइज, वी डोंट वॉक, सो इट्स अ वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वी आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एडेड ऑन बाय द फैक्ट कि हम विंटर्स में बहुत फ्राइड खाना खा रहे हैं, आज हमने गजक खा लिया, आज हमने हलवा खा लिया, सारा हम फ्राइड प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, सारा मिल के एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल, वी हैव टू लुक एट द बेसिक्स फर्स्ट। हम दवाई लेने से पहले, कुछ और करने से पहले, हम पाउडर्स ले रहे हैं और वो जड़ी बूटी ले रहे हैं, क्या क्या नहीं ले रहे, वी हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर, वी हैव टू गेट डेली एक्सरसाइज, एंड अगेन जो हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, हमें वॉशरूम में आधा घंटा नहीं स्पेंड करना है,
वॉशरूम में फ़ोन लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है, हाइजीनिक भी नहीं है और वो हमारे स्टूल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इमीडिएटली नहीं, बट कुछ कुछ हफ्तों में हम धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और वर्सन होती जा रही है, क्रॉनिक होती जा रही है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी ही मेरे ख्याल से कॉमन प्रॉब्लम कह लें, आदत कह लें हैं लोगों में, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम सुबह अगर स्मोक ना करें या फिर हमें बेड टी या कॉफ़ी ना मिले तो हम तो फ्रेश ही नहीं हो सकते हैं। राइट। और बहुत कॉमन है, मैंने इवन अपने घर में भी देखी हैं ये चीज़ें। तो ये क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर एक साइकोलॉजी काम करती है इसके पीछे? मैम, दिस इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ बोथ। तो ये एक गट की कंडीशनिंग भी हो जाती है, जब हमें एक साइकोलॉजिकली लगता है कि जब तक हम स्मोक नहीं करते या चाय नहीं पीते हम वॉशरूम को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ मिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर प्लस गट कंडीशनिंग। जो एक्चुअल इसके पीछे प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स, यानी कि पेट में कुछ भी जाता है, पेट आगे सिग्नल देता है इंटेस्टाइन को कि स्टूल को पुश आउट करना है। फॉर समबडी दैट कैन बी वार्म वाटर, दैट कैन बी कोल्ड वाटर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम गर्म पानी पी के ही इस चीज़ को कर सकते हैं या हम चाय पी के ही उसको कर सकते हैं। अगर हमें ऑलरेडी ऐसी किसी चीज़ की आदत है भी, वी कैन ग्रेजुअली रिड्यूस इट एंड स्टॉप इट। ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमें स्टूल होगा ही नहीं। अगर हम धीरे धीरे वापस नॉर्मल हैबिट्स में आएंगे, हम ये आदत कम करेंगे कि भाई हमें चाय पीनी ही पीनी है या स्मोक करना ही करना है, इंटेस्टाइन विल डू इट्स वर्क। इंटेस्टाइन अपना काम डेफिनेटली करेगी। आप अपनी हैबिट्स ठीक रखिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए, किसी चीज़ पे आदी मत बनिए, डिपेंडेंट मत बनिए। इवेंचुअली द इंटेस्टाइन विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। दैट कैन बी एज सिंपल एज यूजिंग अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। ज़रूरी भी नहीं है कि हम गर्म पानी, या बहुत लोग उसमें अजवाइन, इलायची, बहुत प्रकार की चीज़ें मिलाते हैं। एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर कैन बी द आंसर टू ऑल ऑफ दिस। कई लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें पहला कप चाय नहीं पीनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने बोला कि चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, तो उससे पहले पानी पीना चाहिए। तो वो पानी कितना पीना चाहिए? अब कई लोग कहते हैं कि आप 2 लीटर पानी पी लो, 1 लीटर। मैं तो नहीं पी सकती 1 गिलास से भी ज़्यादा। तो क्या 1 गिलास पानी पीना इनफ है या 1 लीटर पानी पीना ही काम करेगा? अगेन आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि हमें पीतल के उससे ही पानी पीना है, हमें 1 लीटर ही पानी पीना है, हमें गर्म पानी ही पीना है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फिक्स्ड गाइडलाइन, नो लिमिट, नो एग्जैक्ट अमाउंट कि हमें ये ही करना है और हमारी इंटेस्टाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। हर इंसान का अपना एक लिमिट है, एक समथिंग दैट वर्क्स फॉर हिम, समथिंग दैट विल नॉट वर्क फॉर हिम। एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन बैलेंस। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सुबह उठ रही है अगर 4 ग्लास पानी नहीं पियेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन ख़राब है या अच्छे से काम नहीं करेगी। बहुत लोग हैं जिनको सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना, दे जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड दे पास टूल्स एंड वेरी फास्ट इवन। एग्जैक्टली। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन बिल्ट देयर ओन जेनेटिक मेकअप। उनकी आदतें कैसी हैं, वो रात में कितने बजे सोए, खाना कितने बजे का है, उस सब से हमारे शेड्यूल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सेंस इन टॉकिंग अबाउट कि हम 4 ग्लास ही क्यों नहीं पी रहे या हम पीतल के उससे ही क्यों नहीं पी रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी। आपको सुबह कितने बजे उठना है, आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ वर्क करती है, एंड स्टिक टू इट। डू नॉट लिसन टू कि भाई वो 4 ग्लास पीते हैं इसलिए मुझे भी 4 ग्लास पीना है। उनके लिए कुछ और कंडीशन हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। मे बी इट वर्क्स फॉर समबडी एल्स, मे बी इट डज नॉट वर्क फॉर यू। फाइंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, जो आपको काम में आए आप वो करिए। किसी और की करी हुई चीज़ को हमें फॉलो करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं और है। ज़रूरी नहीं है कि जो किसी और के लिए फ़ायदेमंद है वो आपके लिए भी हो, बिल्कुल, क्योंकि body एग्जैक्टली varies एग्जैक्टली actually। एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी मॉर्निंग रूटीन की डॉक्टर बात हो रही है, तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगी। वो है, कई लोग सालों साल से जो वो एंटासिड एक टैबलेट होती है वो लेते हैं और कहते हैं अगर हम इसको ले लें तो पूरा दिन हमारा ठीक बीतता है, हमें इसके बाद कुछ भी खा लें और हमें एसिडिटी नहीं होती। तो वो आपके लिए कितनी सेफ है? क्या लॉन्ग टर्म में लेना इसका एक आंसर है कि हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं होगी? राइट, आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस। इसका मैं थोड़ा सा लंबा रिप्लाई दूंगा। जो हम पूरे इंडिया सुबह एक गैस की दवाई खाता है जिसको हम प्रसाद के समय बस सुबह उठे और मुंह में डाल लिया, लोग सालों साल से 10, 12, 15 साल से खा रहे हैं। उसमें मैं एक बहुत सिंपल चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दैट इज़ एन एंट एसिड। हम रोज़ खा रहे हैं, वो एसिड को बनने नहीं दे रही स्टमक में। भगवान ने, ऊपर वाले ने वो एसिड बनाया है किसी रीज़न से, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, आयरन, कैल्शियम, कितने सारे मिनरल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हम खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उन सब को ब्रेक डाउन करने के लिए वो एसिड चाहिए। इसीलिए बॉडी वो एसिड प्रोड्यूस कर रही है। हम सालों साल तक उस एसिड को बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, B12 एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन, सब की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ लोगों में पाया गया है किडनी में डैमेज होता है इससे। कुछ लोगों में पाया गया है ब्रेन फॉग होता है, मतलब दिमाग की काम करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑब्वियसली डज नॉट हैपन इन 1 or 2 वीक्स। ऐसा नहीं हमने 2-3 हफ्ते खा लिया तो कुछ बहुत ख़राब हो जाएगा, बट इवेंचुअली येस, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बैड हैबिट। क्योंकि जब तक ये डैमेज करती है, इट इज़ ऑलरेडी क्वाइट लेट। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, किडनी में कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं,
कुछ लोगों में इंटेस्टाइन के खराब बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम उन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराने लगते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि रूट कॉज कुछ और है, उस कारण का हमने एक छोटी सी टैबलेट जो आप सुबह उठते ले लेते हैं। तो हमें डायग्नोज कराना है कि आपको रोज़ इतनी गैस क्यों बन रही है, उसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट कराना है। कभी कभार ज़रूरत पड़े ऑन डिमांड तो हम वो गैस की दवाई ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। कभी कभार तो आपको एक्चुअली जब मे बी आपकी कोई सर्जरी हुई है या आप और किसी डिजीज में हैं तब भी ये दी जाती है, तब लेना इज ओके फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन यस। बट जो हम एक इंडिया में स्पेशली हमने हैबिट बना ली है, क्योंकि इंडिया में ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं, तो हम हर रोज़ खाए ही जा रहे हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड नोबडी सीम्स टू रियलाइज कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। मेरे एक दर्शक है, उनका सवाल है कि अगर वो टाइम से खाते हैं तो भी उनको ब्लोटिंग होती है, देर से खाते हैं तब भी ब्लोटिंग होती है, कुछ भी खाते हैं तब भी ब्लोटिंग होती है, कैसे भी खाना खा लेते हैं तो ब्लोटिंग होनी ही होनी है, और पेट उनका गुब्बारे की तरह फूला ही रहता है जब वो खाना खाते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? राइट, सो लाइक वी डिस्कस, ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। ब्लोटिंग का एक जो लाइफस्टाइल मेजर हम बताते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसको ब्लोटिंग हो वो इस चीज़ से रिस्पॉन्ड करे ही, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनको ब्लोटिंग किस वजह से हो रही है। क्या पेट में कोई सूजन है, क्या पेट में छाले हैं, क्या लिवर में फैट बहुत ज़्यादा है, क्या इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब तक हम उस रूट कॉज का इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। येस, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट हमें उसके कारण को भी जानना है और कारण का इलाज करना है। उसके साथ जब हम लाइफस्टाइल मेजर्स करेंगे तो हमें एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, रादर देन हम डायग्नोज ना करें अपने आप को और सिर्फ खाने पे चेंजेस करें, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस चीज़ के लिए किसी टेस्ट के लिए जाना होगा, टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, मीट ए डॉक्टर, आप उनको सिम्टम्स बताइए, ब्लोटिंग के साथ और कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, कितने समय से हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बने, उस डायग्नोसिस का इलाज हो, उस बीमारी का इलाज हो और आपके सिम्टम्स कम हो। हमें सिम्टम को ट्रीट नहीं करना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमें बीमारी को ट्रीट करना है। हम सिर्फ एक सिम्टम को ट्रीट करने की कोशिश करें, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग इज अ सिम्टम, हमें ये जानना है कि ब्लोटिंग हो क्यों रही है और उसको जड़ से ठीक करना है, रादर देन हम सिर्फ सिम्टम के पीछे भागते रहें। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की, क्या ये आईबीएस को न्योता दे सकती हैं फ्यूचर में? राइट, सो आईबीएस इज अ डिफरेंट डिजीज ऑल टुगेदर। उसके कुछ सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग या पेन होना वगैरह वगैरह, या हमारी स्टूल की फ्रीक्वेंसी, स्टूल का कंसिस्टेंसी चेंज होना, बट यूजुअली इट इज़ अ डिफरेंट डिसऑर्डर ऑल टुगेदर। अगेन आईबीएस इज अ पार्ट ऑफ द गट ब्रेन एक्सिस के डिसऑर्डर्स जो हमने अभी बात करी। मतलब कि इंटेस्टाइन में खुद से कोई खराबी नहीं है, इंटेस्टाइन में कोई छाला, अल्सर, कोई ब्लीडिंग, कोई ट्यूमर, मास नहीं है। ब्रेन की और नर्व्स की एक्टिविटी की वजह से वो इंटेस्टाइन कम या ज़्यादा काम कर रही है। तो आईबीएस खुद बहुत प्रकार का होता है और वो डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन कैसे सिग्नल्स भेज रहा है हमारी इंटेस्टाइन को। तो आईबीएस को आप थोड़ा सा और समझाएंगे? राइट, सो आईबीएस को हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। द बाउल मतलब जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी इरिटेबल है। क्यों है? क्योंकि जो उसको पीछे से सिग्नल्स आ रहे हैं, जो ब्रेन से उसको सिग्नल्स आ रहे हैं, वो उसकी एक्टिविटी में बाधा बन रहे हैं। ईदर द सिग्नल्स आर टू फास्ट, वो बार बार उस इंटेस्टाइन को फोर्स कर रहे हैं आगे स्टूल को इवैक्यूएट करने के लिए। पेशेंट को दिन में 5, 6, 7 बार स्टूल करने जाना पड़ रहा है, हर बार खाना खाने के बाद स्टूल पास करने जाना पड़ रहा है, या फिर वो सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं और इंटेस्टाइन बहुत धीमा काम कर रही है। तो बहुत लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो कहते हैं हम 2-2, 3-3 सिरप ले रहे हैं, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, फिर भी हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा। ऑल ऑफ दिस कैन हैपन इन आईबीएस। लेकिन जो आपने बोला कि इज ऑल ऑफ दिस आईबीएस, नो। आईबीएस इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब जब हमने बाकी सब रूल आउट कर लिया तब हम आईबीएस की डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईबीएस की दवाई खा रहे हैं, आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी कभी कोई जांच नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जब वो परेशान हो गए कि आईबीएस की दवाइयों से भी असर नहीं हो रहा, हमारे पास आते हैं, जांच होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सीटी, एंडोस्कोपी, कुछ भी हो। किसी के में अल्सर्स निकल के आते हैं, किसी में और कोई बीमारियाँ, आईबीडी नाम की कुछ बीमारियाँ होती हैं। मेनी डिजीजेज विच कैन मिमिक आईबीएस, वो देखने में आईबीएस जैसी हैं, सिम्टम्स आईबीएस जैसे होते हैं, पर दे आर नॉट आईबीएस। अगेन डायग्नोस से पता चलेगा, डायग्नोस करने से पता चलेगा, उनका ट्रीटमेंट होगा, एंड मोस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल, नॉट ट्रीटेबल, क्यूरेबल। मतलब उनको जड़ से ठीक कर सकते हैं, बस पता चलना चाहिए कि बीमारी कौन सी वाली है, डायग्नोस हो जाए। तो सर टेस्ट भी बता ही दीजिए फिर। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ लोगों में सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम कैमरा से मुंह के थ्रू या स्टूल के रास्ते से अंदर देखते हैं, अंदर कोई सूजन, छाला, अल्सर, इन्फेक्शन इस प्रकार का कुछ है कि नहीं है, तो कितना है, कहाँ पे है। अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इजीली ट्रीटेबल। एक बार बस पता चलना चाहिए कि
क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना सीवियर है, एंड देन ऑल ऑफ इट इज़ ईजिली ट्रीटेबल। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को क्रॉनिक रहती है तो उसकी वजह से आपको हर्निया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमने पाइल्स के बारे में तो सुना है कि पाइल्स होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। राइट। सो जब कॉन्स्टिपेशन हमें होता है तो पाइल्स एंड फिशर ये तो बहुत कॉमन है, ये तो होते ही होते हैं। स्टूल के रास्ते में हम जोर लगाते हैं, ब्लड आता है, नसें फूल जाती हैं। हर्निया अगेन इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि हम रोज़ पॉट पे बैठे हैं, हम बहुत जोर लगाते हैं और इंटेस्टाइन या उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो मांसपेशी के थ्रू निकल के बाहर आ जाती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटेस्टाइन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है, इतने ज़्यादा प्रेशर में इंटेस्टाइन मांसपेशी से रास्ता बनाते हुए बाहर आ जाती है। वो जो बाहर निकला हुआ पार्ट है उसको हम हर्निया बोलते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली दैट इज अ इंटेस्टाइन का पार्ट जो बाहर आ जो जाता कि है। बाहर आ गया है, अगेन जिनमें कॉन्स्टिपेशन होता है इट इज़ वेरी कॉमन, एंड जिन लोगों में हर्निया होता है ऑलरेडी उनमें हम स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। होगा तो वो हर्निया और साइज में बढ़ता जाएगा। मॉर्निंग से लेके शाम या रात तक अपने खाने में ऐसी चीज़ें आप शामिल कर लें जिससे आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो जो गट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। अगेन तो इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है। समथिंग वर्क्स फॉर समबडी, इट माइट नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स। जो हम कॉमन लाइफस्टाइल मेजर्स बताते हैं दैट इज़ वन, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हमें हर थोड़ी देर में, हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं खाते, स्टमक हमारा एसिड रेगुलरली एक निरंतर रूप में बनाता रहता है। हम खाना नहीं खाएंगे, वो एसिड अंदर जाके और डैमेज करता है। रादर देन डाइजेस्टिंग द फूड इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इट्स ओन म्यूकोजा, वो अंदर के सरफेस को ही और डाइजेस्ट करने लगता है। सेकेंडली, सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। इंडिया में आई थिंक इनवेरिएबली हर फैमिली में वो बेड टी का, या बहुत लोगों को लगता है कि हम 2 बिस्किट के साथ चाय पी रहे हैं तो वो खाली पेट नहीं है। एक्चुअली वो भी खाली पेट ही है। हमें कुछ सॉलिड खाने के बाद, हम पराठा, रोटी, ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच कुछ खाने के बाद चाय ले लें। थर्ड इज़ द अमाउंट ऑफ टी। लॉट ऑफ फीमेल्स ऐसी वो कहते हैं कि हम सिर्फ 6 कप चाय पी रहे हैं, हम सिर्फ 6 कप 6-7 कप कॉफ़ी पी रहे हैं। दैट हैज़ टू गो डाउन। द अमाउंट ऑफ टी शुड बी मे बी 1 or 2 cups a day, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3। और दूध वाली चाय इज ओके, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट आई वाज कमिंग टू। अ लॉट ऑफ फैंसी टीज हैव कम अप, so green tea, blue tea, black tea, and God knows what are the colors. There is no real proven benefit to any of them. अच्छा, मतलब अपनी हिंदुस्तानी चाय इज गुड इफ यू वांट टू हैव a lot of बिल्कुल a lot of studies say कि इतना एंटीऑक्सीडेंट है, ये है, वो है। जितना हम चाय लेते हैं उस अमाउंट में, जितना हम कप में डाल रहे हैं उसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। सेकेंडली, जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं उनमें ग्रीन टी से यूजुअली और एसिडिटी वर्सन होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। लोग तो कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है तो 1 कप ग्रीन टी लेते हैं रादर देन मैं साधारण चाय पी लूँ। एंड फिर वही सब लोग, बिकॉज उनको एसिडिटी वर्सन हो रही है, उनको और ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। some literature, some research now says, and excuse me for saying this, कि the only effect that green tea has is expensive urine. वो नॉर्मल चाय से महंगी है और हमारे यूरिन के कलर को चेंज करती है। दैट इज़ द ओनली इफेक्ट दैट ग्रीन टी हैज़। दैट्स अ नाइस स्टडी। साधारण चाय लीजिए, दिन में 1-2 कप ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, आपने बहुत सारे लोगों को खुश कर दिया आज ये बोल के। डॉक्टर साहब, मैं एक और बहुत फैंसी टर्म पे आना चाहूँगी जो है प्री और प्रोबायोटिक। ये मुझे नहीं पता कि हमारे गट को प्री और प्रोबायोटिक की कितनी ज़रूरत है, बट येस, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूमती हैं जो कहती हैं कि दिस विल हेल्प योर गट। तो इसमें कितना सच है? फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ऐसा भी नहीं कि 10% चाहिए, इट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। प्री प्रोबायोटिक्स आर गुड फॉर अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ पीपल जिनमें या तो किसी एंटीबायोटिक या किसी और दवाई की वजह से बैक्टीरिया की मात्रा कम हो गई है, या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी है जो इंटेस्टाइन के सरफेस को ख़राब कर रही है, इंटेस्टाइन के सरफेस को छील रही है, उनके बैक्टीरिया को नॉर्मली बनने नहीं दे रही है, बहुत लंबे समय से बेड रिडन है, बहुत लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं। उसके कुछ बहुत फिक्स्ड इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हमें देना होता है। वो गिनती के 5 या 10 इंडिकेशन है। उसके अलावा रूटीनली हम एक प्रोबायोटिक ले ही रहे हैं का कोई बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मार्केट। प्रोबायोटिक होता क्या है, कैसे काम करता है? सो प्री प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मान लीजिए, या लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारे ही बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। दे एक्ट एज फ्यूल फॉर आर बैक्टीरिया। जो हमारे ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को सपोजिडली प्रमोट कराते हैं, खराब बैक्टीरिया को कम करते हैं, बट आर हेल्पफुल ओनली इन दोज पीपल जहाँ उसकी एक्चुअली ज़रूरत है। इन नॉर्मल पीपल, आप में बैठे हैं, हमारे गट के बैक्टीरिया को एक्सट्रिंसिक बाहर से हेल्प की आवश्यकता नहीं है अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, वो तब भी अपना नॉर्मल फंक्शन करें। तो प्रोबायोटिक्स हम बहुत कॉमनली प्रिस्क्रिप्शंस पे देखते हैं, बहुत लोग ओवर द काउंटर की, सर मैं एक सुबह गैस की गोली और एक प्रोबायोटिक खा ही रही हूँ। वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अननेसेसरी है, महंगी है
और उसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है, तो ऐसी चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ओके, तो कोई नेचुरल प्री और प्रोबायोटिक है? राइट, सो कर्ड, योगर्ट, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, पनीर, इडली, फर्मेंटेड फूड्स, ऑल ऑफ दीज आर वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स, हम ले सकते हैं। बट अगेन हमें आउट ऑफ द वे जाके कि सिर्फ क्योंकि मुझे प्रोबायोटिक्स चाहिए इसलिए मैं इडली खाऊंगा, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आर नेचुरल फूड, नॉर्मल फूड, स्पेशली इंडियन फूड हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स इन इट। जो घर की सेट की हुई दही है, दैट इज ग्रेट। और जो मार्केट में आजकल बहुत सारे सैशेज, टैबलेट्स, ये सब आते हैं, ये क्या है? ये मार्केट गिमिक्स हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से दिस, इट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। या तो उनमें वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि एक्चुअल में हमें ज़रूरत है, या फिर उस मात्रा में नहीं है जिसमें हमारी बॉडी को हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक्स भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरियाज हैं जिनको हम डाइट से या मेडिसिन के थ्रू दे सकते हैं। ज़्यादातर जो ओवर द काउंटर हमें ड्रग्स मिलती हैं उनमें तो या तो वो बैक्टीरिया गलत प्रकार का होता है या बहुत कम डोज में होता है, जिससे खाने से हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्लेसिबो, कि हमें लगता है कि हमने प्रोबायोटिक खाया तो हमारी गट बहुत बेटर हो जाएगी। वाकई में वो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं दे रहा है। दीज प्रोडक्ट्स, दीज कंपाउंड्स, दे प्रॉमिस कि हम गुड बैक्टीरिया देंगे, जो कि आपके गुड बैक्टीरिया के अमाउंट को इतना बढ़ा देगा कि बैड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। पहली बात, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड हमारी रोज़ की डाइट में, रोज़ की लाइफस्टाइल में ऐसा करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनका दवाई या रेडिएशन या किसी बीमारी की वजह से वो गुड बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ख़राब हो गई है, बहुत कम हो गई है, उनमें हाँ वो हेल्प करता है। कुछ कुछ गट के इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें प्रोबायोटिक देने से वो इन्फेक्शंस बार बार होने की संभावना कम हो जाती है, बट दोज आर वेरी रेयर। हम कहीं 100, 200, 300 लोगों में एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसको वाकई में आवश्यकता है प्रोबायोटिक्स की। उसके अलावा गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हम सैशे ले लें, हम कोई बहुत ज़्यादा पिल्स ले लें, हम रोज़ एक प्रोबायोटिक खा लें, उसका बेनिफिट नहीं। इट इज़ यूजुअली, जिस कंटेक्स्ट में हम लेते हैं, अ वेस्ट ऑफ मनी। मतलब डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि आपको लेना है तब आप लीजिए, अदरवाइज रेगुलर में नहीं। बिल्कुल, स्पेसिफिकली अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में एडेड है, किसी एंटीबायोटिक के साथ एडेड है, किसी बीमारी की वजह से एडेड है, बिल्कुल ले लीजिए। बट रूटीनली हम दुकान से प्रोबायोटिक खरीद रहे हैं, हम अलग अलग सैशेज और बॉटल्स और उसको मिक्स करके पी रहे हैं। तो आई थिंक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से लोग ज़्यादा लेते हैं। Exactly, कि so वहाँ पे ज़्यादा आपको ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल, एंड अगेन दे मार्केट जस्ट प्रोबायोटिक्स। वो ये नहीं बताते आपको कौन सा बैक्टीरिया लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्योंकि उसकी नॉलेज उनको खुद नहीं है। बट दे जस्ट टेल यू कि टेक प्रोबायोटिक्स, आप इन्फ्लुएंस होकर आप ले लेते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, गट हेल्थ के लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स बताइए जो हमें तंदुरुस्त रखेंगे एकदम। राइट, सो वाइल देयर आर नो सुपर फूड्स एज सच। नहीं, डॉक्टर ध्रुवकांत क्या खाते हैं ये बताइए। सो जो अच्छी चीज़ें खाते हैं उसमें से आई वुड एडवोकेट फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स द मोस्ट। दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, पनीर, कर्ड, योगर्ट, इन एनी वे, एनी फॉर्म, दिन में एक बार कोई भी एक मिल्क प्रोडक्ट खाने की कोशिश करें। हाई प्रोटीन खाना खाने की कोशिश करें। इंडिया में वी हैव अ टेंडेंसी टू ईट वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स। हमारे हर मील में आलू है, हर मील में चावल है, कहीं ना कहीं चीनी किसी फॉर्म में या तो मिठाई या खाने में डली हुई है। एज अ प्रोटीन कंटेंट हम, वी आर अ वेरी प्रोटीन पुअर कंट्री। हम लोग सोचते हैं कि हमने एक कटोरी दाल खा लिया उससे हमारा प्रोटीन पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, हमें किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटीन को हर डाइट में, हर मील में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट कैन बी राजमा, दैट कैन बी चना, दैट कैन बी सोयाबीन एंड एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट। ये चीज़ें, स्पेशली प्रोटीन वाली चीज़ें, हमें डाइट में इंक्रीज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी कि वी इंडियंस आर लाइक ऑब्सेस्ड विद पूप। तो हमारा सुबह फ्रेश होना या सुबह ही फ्रेश होना कितना ज़रूरी है? नॉट वेरी नेसेसरी। सबकी बॉडी की अपनी एक साइकिल है, सबकी बॉडी का अपना एक रिदम है, एक रूटीन है। अगेन यू आर वेरी करेक्ट, वी आर अ पूप ऑब्सेस्ड नेशन। हमें लगता है कि स्टूल ऐसा ही हो, इतनी बार ही हो, एंड सैडली इनफ हमें लगता है कि पार्क में वो भाई साहब आते हैं, वो तो सुबह वॉशरूम जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता। वी आर ऑलवेज बिजी कंपेयरिंग आवर लाइफ स्टाइल्स विद अदर्स। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनका खाना अलग हो सकता है, उनका शेड्यूल, उनका काम, सोने का टाइम सब अलग हो सकता है। हमें चाहिए कि बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह मोशन हमें स्टूल सुबह पास हो। दैट कैन नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। हमें अगर दिन में 1-2 बार, मे बी 3 times a day स्टूल पास हो रहा है, फॉर्म्ड स्टूल है, हमें लिक्विड स्टूल नहीं है, डायरिया नहीं है, हमें स्टूल से बहुत ज़्यादा कोई पेन नहीं हो रहा, स्टूल में कोई ब्लड नहीं आ रहा, कोई म्यूकस या आव नहीं आ रहा, दैट इज़ अ नॉर्मल हेल्दी स्टूल। चाहे हम दिन में 1 बार जाएं, जो कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग दिन में 2-3 बार भी जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहुत लोग 2 दिन में 1 बार भी जाते हैं, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली फाइन, है ना। अनलेस एंड अनटिल वो रिसेंटली चेंज हुआ हो, वो रिसेंटली वर्सन हुआ हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको लगे कि भाई 30 साल से तो ऐसा था, पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। मतलब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि माई हैबिट्स हैव चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन।
अगर पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है, यू हैव बीन दैट वे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन विद इट, तो हमें उसके लिए कोई टेस्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है. हमें समझना है कि दैट इज़ जस्ट हाउ आवर बॉडी फंक्शंस. कुछ लोग आफ्टरनून में वॉशरूम यूज़ करते हैं, कुछ लोग रात में सोने से पहले, सम पीपल इन द मॉर्निंग. दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. हमारी बॉडी की बनावट ऐसी है, हमें उससे लड़ने के, उसको चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. तो लाइक आप अगर सुबह उठते हैं और आपको उठते ही आप फ्रेश नहीं हुए, हम तो कहते भी, हम लोगों का पैमाना है ये कि आप फ्रेश हुए, नहा के फ्रेश नहीं हुए, बट अगर आप पॉटी गए या आपने टॉयलेट यूज़ कर लिया और आपको फील हो रहा है कि हाँ अब आई एम लाइट, तो आप फ्रेश हो गए हैं. तो मॉर्निंग में एकदम जाना वो ज़रूरी नहीं है, कभी भी आप फ्रेश हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली, इफ यू शुड बी कंफर्टेबल विद इट. आपको उस चीज़ से परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको उस वजह से बहुत सिम्टम्स नहीं होने चाहिए कि भाई स्टूल नहीं हुआ तो मेरे को XYZ बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या स्टूल पास करें तो ब्लड आ रहा है, स्टूल पास करें तो बहुत पेन हो रहा है. अगर ऐसा नहीं है, आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, खाना पीना सब कर रहे हैं, तो टाइमिंग डज नॉट मैटर. फ्रीक्वेंसी ऑल्सो टू अ लार्ज डिग्री डज नॉट मैटर. हम एक के बाद 2 बजे, मतलब 1 के बजाय 2 बार चले जाएं, कोई बात नहीं. कुछ लोग दिन में 3 बार भी जाते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं डॉक्टर, जैसे कि हमें कोई गट रिलेटेड इशू है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको इतना सीरियस नहीं ले लेते और समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है. कई बार हम घरेलू नुस्खे, जो आपने शुरू में बात की, कुछ पानी, कुछ चूरन भी खाने की हमें आदत होती है घर पे, तो ये हमें कब हमें प्रॉब्लमैटिक स्टेज पे पहुंचा सकता है और क्यों हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए अगर हमें फील हो रहा है कि हमें गट इन्फेक्शन है. राइट. सो 2-3 रीजंस. 1, अगर हमें लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, हमें पेट में दर्द है, फीवर है, नौजिया, वॉमिटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह. इन इंडिया स्पेशली देयर इज़ अ हैबिट ऑफ सेल्फ मेडिकेटिंग. हम किसी और को दवाई लिखी हुई थी, माता जी को दवाई लिखी थी, हमने वही दवाई अपने लिए खा ली. हम गए केमिस्ट से दवाई ली, अपने लिए खा ली. जब प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, ज़्यादा हो गई, कंट्रोल से बाहर जा रही है, तब हम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए. बाई देन द प्रॉब्लम हैज़ वर्सेंट. जो चीज़ 2 दिन की दवाई से हो सकती थी वो 5 दिन की दवाई से होगी. जो चीज़ OPD बेसिस पे हो सकती थी उसके लिए शायद एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाए. प्लस हम सब में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा है. इंडिया में एवरीबडी इज़ मिसयूजिंग एंटीबायोटिक्स. हम 5 दिन का कोर्स 2 दिन में बंद कर देते हैं. किसी और को प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स कहते हैं तो चलो एंटीबायोटिक है तो मैं भी खा लेता हूँ. तो सब लोगों में कलेक्टिवली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत वर्सन होता जा रहा है. एग्जैक्टली. सो दोज मेडिसिन आर नॉट वर्किंग. बहुत बार हम ICU में देखते हैं, हम कल्चर वगैरह कराते हैं, उसमें सारी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है. एक सिंपल सा इन्फेक्शन जो कि बहुत इजीली ट्रीट हो सकता था, उसके लिए बड़ी एंटीबायोटिक्स, महंगी एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कलेक्टिवली हम सब एक दूसरे की इम्यूनिटी को भी ख़राब करें. इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने एंटीबायोटिक खाया तो मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. मैं अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट कराऊंगा, क्योंकि वी हैव अ कॉमन पूल ऑफ फूड, कॉमन पूल ऑफ वाटर. स्टूल पास करते हैं, उसमें भी कुछ कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, वही बैक्टीरिया अगले इंसान को इन्फेक्ट करेंगे. वो पेशेंट भी उन एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करे. तो हम पूरी कम्युनिटी का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, पूरे कम्युनिटी की इम्यूनिटी को ख़राब कर रहे हैं. तो एट द आउटसेट ऑफ सच सिम्टम्स वी शुड विजिट अ डॉक्टर. अगर हमें दवाई बताई है, जितने दिन की बताई है, जैसे बताई है, उसको लेके पूरा कोर्स करना चाहिए. जी. और क्या डॉक्टर, अगर हमारी गट हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, तो क्या इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द लेस कॉमन कॉजेज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. बट हाँ, अगेन ये पाया गया कि जिन लोगों में ख़राब बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा है, अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा कम है, या जिनके इंटेस्टाइन का फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, शायद किसी बीमारी की वजह से, शायद कुछ दवाइयों की वजह से, उनमें हाँ लिवर में फ़ैट जमा होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है. हालांकि नॉन अल्कोहलिक या जिसको आजकल मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर बोलते हैं, MAFLD फैटी लिवर डिजीज़, उसके कॉमन सिम्टम्स, कॉमन कारण कुछ और होते हैं. इंटेस्टाइन में भी 5-10% उसमें कंट्रीब्यूट करता है. तो नॉर्मल जो LFT रिपोर्ट होती है वो किस सिचुएशन में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा ये डेंजर मार्क है? राइट. सो पहली बात तो LFT हमें साल में एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए एज पार्ट ऑफ एन एनुअल हेल्थ चेकअप. हर इंसान को कराना चाहिए. कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 30 साल से ऊपर, कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 40 से ऊपर. बट एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक वाला ब्लड चेकअप कराने में कोई हर्जा नहीं है. साल में एक बार, एब्सोल्युटली नो हार्म. अगर हमारा LFT बढ़ रहा है, LFT में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. पीले की मात्रा विच इज़ बिलिरुबिन, SGOT-PT जो बताते हैं लिवर में सूजन कितनी है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज GGT जो बताते हैं लिवर में रुकावट क्यों नहीं है. अगर इनमें से कोई भी बढ़ रहा है, अपनी मात्रा से नॉर्मल है, स्पेशली एट अ यंगर एज, 30, 40, 50 के हैं और हमारा LFT बढ़ता जा रहा है, यू शुड इमीडिएटली विजिट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेज आर कंप्लीटली एंड फुली रिवर्सिबल. अगर समय रहते लिवर का डिसऑर्डर पकड़ में आ जाता है, मोस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल, रिवर्सिबल ईजिली. बाय द टाइम वो सिरोसिस कर देता है, लिवर को ख़राब कर देता है, तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. तब तक इट इज़ ट्रीटेबल बट मे बी नॉट क्यूरेबल.
हम उसका इलाज पूरा नहीं कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म तभी कर सकते हैं जब हम समय रहते पहुँचें, इरिवर्सिबल डैमेज होने से पहले हम डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ। सर आजकल एक बड़ी और कॉमन चीज़ सुनने को मिल रही है, शायद वेस्ट में बहुत कॉमन थी, इंडिया में अब हुई है, कोलोन क्लिनजिंग थेरेपी। जी। तो ये कितनी आपके लिए ठीक है करवाना? कॉज मैंने सुना है कि कोलोन आपका वीक हो जाता है उससे, या फिर करवाते हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली आप उसको करा सकते हैं? राइट, सो दिस इज़ अ वेरी वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्ट में इसलिए हुआ था क्योंकि वेस्टर्न डाइट बहुत अलग है। जो इंडियंस दिन में 2-3 बार स्टूल जाके भी खुश नहीं है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में पीपल पास स्टूल्स वंस इन 3 और 4 डेज। कहीं वो 3-4 दिन में एक बार स्टूल पास करने जाते हैं क्योंकि उनकी डाइट में फाइबर बहुत कम है, मीट बहुत ज़्यादा है, सो दे आर यूजुअली अ बिट कॉन्स्टिपेटेड। तो उनको लगता है कि हम कोलॉन क्लेंजिंग करा लेंगे, अंदर रुका हुआ सारा स्टूल बाहर आ जाएगा, तो हमें बहुत बेनिफिट। बाय इटसेल्फ इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इन इंडियंस इट हैज़ एब्सोल्युटली नो बेनिफिट। क्यों? क्योंकि इंडियन फैमिली वैसे भी रोज़ स्टूल पास कर रहे हैं, दिन में 2-3 बार स्टूल पास कर रहे हैं। कोलॉन क्लेंजिंग बहुत सारी चीज़ों से करी जाती है। कुछ लोग कॉफ़ी एनीमा डालते हैं, मतलब ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर यूज़ करते हैं, बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, एंड बहुत लोग वो कोलॉनिक लवाज कराते हैं, यानी कि एक हाई प्रेशर वाटर जेट से कोलॉन के अंदर प्रेशर से उस वाटर जेट को पुश कराते हैं, विच कैन इंजर द कोलॉन, विच कैन कॉज ब्लीडिंग, विच कैन कॉज एन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। वो कभी कभार कोलॉन में परफोरेशन, मतलब सुराख कर देता है, छेद कर देता है, लोगों को सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगेन मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक, इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, कोई ऐसी सेट पॉपुलेशन नहीं है जिनको से ज़्यादा तो प्रॉब्लमेटिक लग एग्जैक्टली, तो बेनिफिट ना के बराबर। हम किसी भी अगर थेरेपी को देखें, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क बेनिफिट रेशियो। रिस्क कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल कराइए। यहाँ सिर्फ रिस्क एंड रिस्क है, बेनिफिट ना के बराबर, शुड नॉट बी डन। जैसे कि आप थर्ड स्पेस्ड एंडोस्कोपिक स्पेशलिस्ट भी हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये आपको कौन सी बीमारियों में बेनिफिट करती हैं और ये होती क्या है? Right. So third space endoscopy, ma'am, is a newer concept that has come in the recent few years. Basically, it is a method, endoscopic method, जिससे हम GI tract यानी कि खाने की नली, पेट और आंत की छोटी गांठें, छोटे ट्यूमर्स, छोटे कैंसर्स को एंडोस्कोपी से रिमूव कर पाते हैं। ओके, आज कैंसर्स से भी? बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज दे आर स्मॉलर इन साइज। बहुत बड़े कैंसर्स के लिए अभी भी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन पहले ज़माने में हर ट्यूमर, हर कैंसर के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब हमें बाहर से चीरा काटा आता है, हमें हॉस्पिटल में 4-5 दिन रहना पड़ता है। रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी के साथ ऑर्गन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी जस्ट रिमूव द इन्वॉल्व्ड पार्ट, एंड यूजुअली शाम तक या अगले दिन सुबह तक आप घर भी जा सकते हैं। मतलब यू कम इन द मॉर्निंग विद द कैंसर एंड यू लीव एट 6 PM कैंसर फ्री। सो दिस हैज़ बीन अ बून फॉर पेशेंट्स। इट इज़ अ मैजिकल कंसेप्ट, बहुत ईजी है, बहुत एफिकेशियस है। हम ट्यूमर को इंटायरली अपने बेस के साथ रिमूव कर सकते हैं, ऑर्गन भी वहीं का वहीं है, और आप एक दिन के बाद घर भी जा सकते हैं। सर वैसे तो हम लोग मिथ बर्स्ट करते हैं, पर आज हम मिथ बर्स्ट नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे मिथ ऑलरेडी बर्स्ट कर दिए हैं, और हम आज ना रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड करेंगे। ग्रेट। कि लोग कहते हैं कि खाने के साथ अगर हम पानी पिएं 7 या आधे घंटे के अंदर, तो वो आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई प्रूवन बेनिफिट वो नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो डाइजेशन स्लो होगा या एसिड कम बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको प्यास लग रही है, खाने के साथ पानी पीने की आदत है, आप बिल्कुल लीजिए, आपके डाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, यानी हम दूध दही ना खाएं, गेहूं ना खाएं, गेहूं से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, तो वो अच्छा है, या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? दिस इज ओनली अ इंस्टाग्राम कंसेप्ट। Barely 0.3% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज सीलियक डिजीज या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिनको वाकई में ये सब नहीं लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लूटेन फ्री, सीलियक फ्री, मिल्क फ्री, ये इनके कोई एक्चुअल बेनिफिट, कोई दूर दूर तक रीजनिंग नहीं है। इनसे हमें नुकसान और होता है क्योंकि हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ज़रूरत है, बिल्कुल करें। डायग्नोस्ड कंडीशन है, बिल्कुल करें। ज़्यादातर लोग बिना किसी रीज़न से कोई रील यूट्यूब वीडियो देख के खुद को ही ग्लूटेन इनसेंसिटिव डिक्लेयर कर देते हैं। खाने से आटा, चावल, बहुत सारी चीज़ें हटा देते हैं, जिससे मैल न्यूट्रिशन होता ही होता है। शुड नॉट बी डन। कई लोग कहते हैं कि कच्चा सलाद, जैसे हम सलाद खा रहे हैं, कच्चा ही खाते हैं ऑफ कोर्स, या फिर बिना उबला हुआ स्प्राउट्स खाते हैं, तो हमें गैस हो जाती है। क्या ये ठीक है? यस। सो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स बहुत लोगों में ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, गैस, ये सारी चीज़ें कराते हैं, विच इज़ वाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम थोड़ा सा सैलेड खाएं, खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड, बोल फुल ऑफ सैलेड खा लिया, दैट इज़ गुड। बहुत लोग ओवरडू करते हैं, वो पूरा प्लेट भर के कि हम तो पूरा लोग तो खाना ही सिर्फ सैलेड का खाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी बैड हैबिट। सैलेड में सिर्फ फाइबर है, सिर्फ पानी है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमें सब कुछ मिक्स करके
थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज़ लेनी है। अगेन वी आर पूप ऑब्सेस नेशन। तो क्या अगर आप लेक्सेटिव लेने के बाद सुबह फ्रेश होते हैं, और मैंने अक्सर ये भी सुना है कि आप वो लेक्सेटिव लेने के बाद 3-4 बार तो एटलीस्ट फ्रेश होने जाते हैं या टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो वो कितना सेफ है लेक्सेटिव? लैक्सेटिव्स में हम बहुत सारे प्रकार के आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ लैक्सेटिव्स, 15-20 तो उनकी मेजर कैटेगरीज ही होती हैं। कोई किसी प्रकार का ले रहा है, किसी प्रकार का ले रहा है, बट रूटीनली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से चल रहा है, यू विजिट योर डॉक्टर, अगेन गेट योर सेल्फ डायग्नोस्ड। आप कारण जानिए ना, आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, उस कारण का इलाज करिए, रादर देन हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए आज चूरन ले लिया, आज लैक्सेटिव ले लिया, आज सिरप ले लिया। रूटीनली लेते हैं, बैड हैबिट हमें कुछ लोगों को डिपेंडेंस हो जाती है उसकी, कुछ लोगों के इंटेस्टाइन में कुछ वो चेंजेस करने लगता है, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को कम ज़्यादा कर सकता है। रूटीनली नहीं लेना चाहिए। ओके। और कई मार्केट में ये भी चीज़ें आती हैं, कहते हैं कि हमारा लिवर डिटॉक्स हो जाता है। जैसे हमने बात की, काफ़ी सारी ग्रीन टीज़ भी कहते हैं लोग, काफ़ी सारे और भी मेडिसिन्स हैं या चीज़ें लोग मेथड्स हैं ऐसे करते हैं। तो क्या हमारा लिवर जो है वो खुद को डिटॉक्स नहीं कर सकता, या फिर इन्हीं चीज़ों को लेके ही वो डिटॉक्स हो पाएगा? इन चीज़ों से हमारा लिवर सिर्फ डैमेज हो रहा है। मोस्ट ऑफ दीज सिरप्स दैट वी सी, डिटॉक्स सोल्यूशंस दैट वी सी, पानी में घोल के ये सिरप पी लीजिए लिवर डिटॉक्स, इज एब्सोल्यूट रबिश। लिवर का काम ही डिटॉक्स करने का। आप अपनी डाइट ठीक रखिए, अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिए, लिवर अपना ख्याल खुद रख लेगा। आपको अपने लिवर के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। खाना साफ खाइए, यू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, डोंट ड्रिंक टू मच अल्कोहल, द लिवर विल डिटॉक्सिफाई एवरीथिंग। आप जो दवाई खा रहे हैं, जितना नॉनसेंस, एवरीथिंग दैट यू कैन थ्रो एट इट, वो डिटॉक्सिफाई कर लेगा। उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अलग से हम सिरप्स ले रहे हैं, सोल्यूशंस ले रहे हैं, इज एब्सोल्यूट रबिश। इट इज उसका अपना मैकेनिज्म है, वो कर लेगा, 100% कर लेगा, 100% कर लेगा। अ लॉट ऑफ दीज सिरप्स दैट वी टेक एक्चुअली एंड अप डैमेजिंग द लिवर। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका LFT बढ़ गया क्योंकि वो लिवर टॉनिक ले रहे थे, लिवर सिरप ले रहे थे। लोगों को लगता है ये तो आयुर्वेदिक है, हर्ब से बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारों से लिवर में और सूजन हो जाती है। लिवर को डिटॉक्स नहीं करना है, लिवर खुद को डिटॉक्स आराम से कर लेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू आवर शो। आज की ये बातचीत इतनी ही, और अगली बार के लिए हमने बहुत सारी बातचीत आपके लिए अभी रखी हुई है, तो हम दोबारा से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि डॉक्टर ध्रुव के साथ ये बातचीत आपके लिए हेल्पफुल होगी। याद रखिए, आपका पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, ये आपकी पूरी सेहत की नींव है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो अपने उन अपनों के साथ और दोस्तों, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर गैस और एसिडिटी की शिकायत करते हैं। हमें अपने फीडबैक और सवाल सोशल मीडिया या कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर दें। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सेहत टॉक्स के नए एपिसोड में ढेर सारी सेहत भरी बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।